अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, इस वक्त अगर खलीज की बात की जाए तो वहाँ जो सूरत हाल है बहुत पेचीदा हो चुकी है। जो ग्रिम सिचुएशन है ये ठीक होने के बजाय मज़ीद बिगड़ती जा रही है। ईरान और अमरीका जो है एक दूसरे के अहदाफ के ऊपर हमले कर रहे हैं और इस हमले के नतीजे के अंदर बहुत बड़ी तबाही जो है इस वक्त हमारे पेश नज़र है। अगर ईरान की बात की जाए तो खलीज के वो ममालिक हैं जिनकी अड्डों से इस वक्त ईरान पर हमला किया जा रहा है, ईरान ने वहाँ जवाबी कार्रवाई की है और इस जवाबी कार्रवाई के नतीजे के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस तरफ जा रही है कि कुछ बातें ऐसी भी की जा रही हैं या ईरान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ख़ास तौर पर कवैत और कुछ खलीजी ममालिक के अड्डे जो हैं वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, यानी वो ममालिक भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अब ये अलहदा बात है कि कतर जैसे ममालिक या कवैत जैसे ममालिक ईरान के साथ कितना लड़ सकते हैं अगर वो खुद लड़ें, क्योंकि असल सूरत हाल तो यही है कि वहाँ अमरीकी अड्डों पर अमरीकी या उनके जो इत्तेहादी फौजी हैं वही आकर हमला कर सकते हैं ईरान पर। कम अज़ कम इन मुल्कों के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि ये एक मौसर हमले जो हैं ईरान पर कर सकें या कम अज़ कम कुछ अरसे के लिए ही ईरान के साथ लड़ सकें। ये जो सूरत हाल है इसके अंदर जो सालिस दो बने थे, जो MOU साइन हुआ था, उसमें जो कतर का किरदार था और पाकिस्तान का जो किरदार था, अब मुझे लगता है कि उस किरदार का कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं हुआ चूँकि अब जंग हो रही है। पाकिस्तान ने यकीनन इस पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का दोनों को कहा है और इसके ऊपर तशवीश का इजहार भी किया है। कतर ने बाकायदा तौर पर यह कह दिया है कि वो अब मज़ीद इन दोनों ममालिक के दरमियान में सालसी नहीं करेंगे। जहाँ तक अमरीका का ताल्लुक है तो ट्रंप साहब ने बिल्कुल वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, यानी कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, कि उन्होंने कह दिया कि जो हरमज़ है, आबनाए हरमज़ जो है, वहाँ से जितना भी कंट्रोल होगा वो अमेरिका जो है वो संभाल लेगा और वहाँ पर ईरान के जहाज़ों को फ्री मूवमेंट नहीं करने दी जाएगी, बाकी सारे ममालिक के लिए फ्री मूवमेंट होगी। साथ उन्होंने ये कहा है कि जनाब इसके ऊपर अमेरिका को बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा चूंकि वो सिक्योरिटी के इनसे पैसे भी लेगा। यानी जो बात ईरान कह रहा था कि उनका अपना इलाका है और वो इस हवाले से वो यकीनन टैक्स लेंगे, तो उसके ऊपर तो बड़ा ववेला किया जा रहा था, लेकिन अमेरिका जो हज़ारों किलोमीटर दूर है आज वो कह रहा है कि मैं इस पर कब्जा कर लूँगा। क्या वो इस पर कब्जा कर सकेगा? लड़ाई किस तरफ जाएगी? क्या सूरत हाल है? एक ऐसी शक्ल में जहाँ बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो दहशत गर्दी है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि गुरीला वॉर में हमें कन्वर्ट होती नज़र आ रही है और साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ से भी ईरान पर हमले किए जा सकते हैं दहशत गर्दों की तरफ से और इसके जवाब में ईरान भी यहाँ पर हमले कर सकता है। ये है गल्फ की सूरत हाल, पाकिस्तान की सूरत हाल। इसके साथ साथ जो एक दूसरी खबर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि FIA ने गुज़िश्ता 4 बरस के अंदर तकरीबन 76,000 पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया, यानी जिनके पास वीज़े भी मौजूद थे, कागजात भी मौजूद थे, ये किया। और सब इस पेश नज़र किया गया है क्योंकि पाकिस्तान जो है डंकी लगाकर या गैर कानूनी तौर पर बाहर चले जाते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद गुज़िश्ता 4 साल के अंदर तकरीबन 335 पाकिस्तानी जो है समंदर की नज़र हो चुके हैं और 2026 में जबकि FIA का तमाम मुल्क के एयरपोर्ट, जहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो काबिल ज़िक्र लाहौर का एयरपोर्ट है, कराची का एयरपोर्ट और इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, वहाँ पाकिस्तानियों को जहाज़ों से उतारा गया और शदीद रद्द-ए-अमल पाकिस्तानियों की तरफ से भी आया, सोशल मीडिया पर खबरें भी चली। इसके बावजूद 2026 में भी पाकिस्तानी समंदर की नज़र होते रहे। यानी FIA की ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई फ्रूटफुल हो रही हैं, बल्कि इससे पाकिस्तानियों की तकलीफ में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन जो डंकी का सिस्टम है वो उसी तरह चल रहा है। या इसका दूसरा मतलब ये है कि जो एजेंट्स हैं वो इतने पावरफुल है कि FIA उन पर अभी तक हाथ नहीं डाल सका। मुआसा है इस हद तक कि जनाब पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ कर एक अपनी बिल के ऊपर उतारा जा रहा है। आज इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर तजियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनके साथ नदीम चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी, और इनके साथ राजा हिसाम कियानी साहब मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कि ये सारी सूरत हाल है क्या। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा मियाँ सैफ साहब। जी जी ये जो इस वक्त सूरत हाल है, आज वो द कैट इज आउट ऑफ द बैग, अमेरिका ने कह दी जी इसका कंट्रोल तो हम संभालेंगे और पैसे भी लेंगे। देखिए, कैच 22 सिचुएशन है। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था। हाँ। ये हॉर्मज अमेरिका का तो इशू था ही नहीं। यानी कि अगर अमेरिका वहां से कोई बेनिफिट भी लेता था तो 5 या 3 या 4% बेनिफिट था। जो भी आमदोरफ्त वगैरह दूसरे मुल्कों के साथ होती थी वो सिर्फ ज्यादातर दूसरे ममालिक थे। अमेरिका की तो जो शिपमेंट्स या ट्रांसशिपमेंट्स थी वो तो बहुत 3 या 4-5% थी। मैंने उस वक्त भी आप पे ये एक लफ्ज बोला था, उसको देसी जुबान में मैंने समझाने की कोशिश की थी कि अमेरिका यहाँ से माल पानी पकड़ने की यानी एक गेम बना रहा है। यानी कि कल को कहेगा जनाब देखो आओ जी
फलां मुल्क को, यूरोप के ममालिक, दीगर ममालिक जिनकी भी शिपमेंट्स वहां से आती हैं कि जनाब देखें ये पहले तो सिचुएशन क्रिएट की गई। आप देखें ना, गौर करें इस बात में, जैसे फॉल्स फ्लैग नहीं होता, एक सिचुएशन क्रिएट की गई और सिचुएशन में फिर आगे जाके उसको एडवांटेज लेने की कोशिश की गई। अमेरिका का और CIA के हथकंडे तो आपको नोन है। तो फॉल्स फ्लैग तो हम इंडिया में इल्जाम लगाते हैं, तो फॉल्स फ्लैग का तो जद्दे अमजद अमेरिका और CIA है। ये सारे सबक असबाक वहीं से आए हैं, आगे मोसाद भी उनका बगल बचा है। तो ये सारा एक इस तरह का खेल रचाया गया था कि जंग भी कर ली। देखिए जंग उनका तो काम ही वॉर इकोनॉमी है, वॉर मशीनरी को इधर से हिला दिया, उधर से हिला दिया, बाद में बिल दे दिया। पाकिस्तान को कोalition सपोर्ट फंड आज तक मिला $130 बिलियन या 200 बिलियन भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये यानी ये सारा खिलवाड़ किया गया कि जी हम कहेंगे जनाब देखो हमने ब्लॉकेट भी कर लिया, ईरान ने वहां पे, जाहिर है रद्दमल तो आएगा। आप फॉल्स फ्लैग होता ही है कि कोई एक एक्शन करके एक रिएक्शन जो है वो आप इवोक करें, यानी किसी ना किसी तरह रिएक्शन आए, फिर उसका एक आप काउंटर रिएक्शन करें और उसके बाद कहेंगे जनाब आप देखें हॉर्मज़ का हम कंट्रोल भी संभाल लेंगे। दुनिया की बैनुल अक़वामी जितनी तजारत है इंडिया भी वहां से करता है, चाइना भी वहां से करता है, और उन सबको कहेंगे जनाब हमारा तो इतना आर्मामेंट्स इस्तेमाल हो गए, इतना एमुनिशन इस्तेमाल हो गया, इतनी हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, इतनी हमारी डिप्लॉयमेंट थी, इसमें इतने बिलियन डॉलर्स लगे, हमें ये बिल दे दें। तो ये उनकी यानी ये तो उनकी हमेशा कोशिश रही है। अब यह है कि सिचुएशन वाकई कैच-22 है। इसमें जो रेजिलियंस ईरान की तरफ से आई है ना, वो मेरा ख्याल काफी हद तक अमेरिका को अपने अज़ाइम पूरे करने में रुकावट है, यानी कि लेकिन चीजें खराबी की तरफ जा रही हैं। यानी ये जो अभी आपने बलूचिस्तान की बात की, मेरे साथ आज एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब का मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा सैफ साहब आप क्या समझते हैं ये जो मसाइल हैं, CIA की एक कॉल आए ये सारे दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। मैं क्या व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कहता है इसका मतलब साफ जाहिर है कि कहाँ से ये चीजें कंट्रोल होती हैं, कहाँ से बटन पुश किया जाता है। लेकिन इसमें सैफ साहब अमेरिका की तो हम बड़ी मदद कर रहे हैं, ट्रंप साहब तो हमारी क़यादत की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। मतलब कहने का ये मकसद है ना कि वो ठीक है, हमने तो अपनी तरफ से जो एक कोशिश की, नहीं हमारे मुल्क के साथ साथ दहशतगर्दी भी करा रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें इसमें एक नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हो रहा है कि चाइना हमसे थोड़ा सा स्ट्रेंजमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का ज्यादा पेनिट्रेट करना हमारे यहाँ ये हमारे लिए कभी सूदमंद नहीं रहा। अमेरिका अगर हमें बहुत सी दोस्ती निभाने की कोशिश करता भी है तो बेनिफिट हमें कोई नहीं देता। तो बात तो ये है कि ये एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान ये अगर चीजें हुई हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक हो गया। नदीम साहब आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, इस वक्त जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट की? सिचुएशन तो बड़ी वर्स्ट टू वर्स्ट है, जैसे मियाँ साहब ने कहा। बल्कि मियाँ साहब की नज़र एक शेर करता हूँ, वो कहते हैं कि तुमसे क्या शहर के हालात की तफसील कहूँ, तुमसे क्या शहर के हालात की तफसील कहूँ, मुख्तसर तुमको बताता हूँ मियाँ साहब, खैर नहीं है। खैर नहीं तो खैर नहीं, असल में सिचुएशन कुछ ऐसे है कि हरमस के हालात जो भी हैं। अच्छा वैसे जो सब कुछ लोग होते हैं पेसिमिस्ट होते हैं, वो हर चीज को बस ग्लूमी सा करके पेश करते हैं, कहीं आपके साथ ये मसला तो नहीं है क्या? खैर नहीं है, खैर नहीं है, डरा तो नहीं रहे? असल में सर बात ये है, लेकिन वो तो हर वक्त हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। जैसे हरमस की भी मियाँ साहब ने बात की ना, एक्चुअली अमेरिका जिस पोजीशन में है, आप ये देखें कि अक्टूबर में वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, और जब भी कोई ऐसी हुकूमत जिसको आगे इलेक्शन होने, वो कोई ना कोई पब्लिक की हमायत हासिल करने के लिए कोई ना कोई मूवमेंट करती रहती है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ हुआ, मोदी ने भी पिछले साल 1-2 छोटी मोटी जंगें लड़ी और काफ़ी ज़्यादा सियासी फ़ायदे हासिल किए। तो ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, वो कोई ना कोई बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी सूरत हाल बने कि उनको एक तो पब्लिक की हमायत हासिल मिले, और दूसरा उनका जो नाराज़ ग्रुप है, जो फ्री मैसन ग्रुप है अमेरिकन CIA के अंदर, जो इस वक्त उनको टफ टाइम दे रहा है, और इसराइल के जो लोग एप्स्टीन फाइल बगल में दबाए उनको बार बार ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा करप्शन की माजरत, ये सारी चीजें ट्रंप साहब के बिल्कुल सामने थी, उसके बावजूद पहले तो वो जोर देते रहे और पूरा दबाव डाला कि MOU साइन किया जाए, कोई मुआहदा किया जाए। जब हो गया तब उसी को तोड़ने पे लगे। एक्चुअली उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए था, उनको अब देखें कि इस जंग के अंदर अमेरिकन टेक्नोलॉजी बुरी तरह फ्लॉप हुई है, और ईरानियों ने उनकी पूरी तरह बैंड बजाई है, और इसराइलियों के अंदर भी आपने देखा वहाँ पे जाके जिस तरह उन्होंने मिसाइल फायर किए, और अमेरिकन अड्डे जो मिडिल ईस्ट के अंदर थे उनको गैर फाल कर दिया उन्होंने।
और उसके बाद उन्होंने अपने हरमस को बंद किया। तो हर लिहाज से ईरानियों ने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए सुपर पावर को शिकस्त दी है। अब उस शिकस्त का बदला भी उन्होंने लेना है और आगे इलेक्शन के लिए उन्होंने कुछ गेन करना है। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बलूचिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, ये बहुत पहले कहा जा रहा था, इंटरनेशनल मीडिया की बातें बता रहा हूँ, कि अमेरिका के पास अब एक ही रास्ता बचा है कि वो वाया बलूचिस्तान ईरान के अंदर जो है वो जंग के हालात कुछ ऐसे लेके जाए कि यहाँ से वो उस तरफ लेके जाएगा। तो ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी तैयार हो रही है, आप देख रहे हैं कि चागी के अंदर जो है ना वो 300 मुसल्ला लोग गए हैं और पूरे शहर का कंट्रोल संभाल लिया। यानी कि हमारा वो मुल्क जिसकी दुनिया की हम वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क हैं, और हम हर किसी को, और चागी वो इलाका है जहां पर एटॉमिक हमने तजर्बात जी, बड़ा और हमने इम्पोर्टेंट है, वहां यूरेनियम का बहुत बड़े और ज़खायर आप ये मौजूद हैं। देखें कि हम दिनों के अंदर जो है अमेरिका जैसी और इंडिया जैसी पावर को हम नाको चने चबा देते हैं। हम 2 मिनटों में जंग भी जीत कर निकल जाते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर 300 लेते बंदे नहीं हैं, काबू और आते। हम हर लिहाज से नंबर 1 है। और जब भी आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे जर्नल दुनिया के बेहतरीन जर्नल, हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन, लेकिन चागी के अंदर हमें पता ही नहीं चलता और पूरे शहर का कंट्रोल 200-400 बंदे उठा के ले। अगर इस तरह के 2-4 शहर जो है इंपॉर्टेंट किस्म के वो डिस्प्यूटेड हो गए और वहां पे कोई इंटरनेशनल फोर्सेस आ गई और उन्होंने कल को ईरान या किसी और सरहद को इस तरह से छेड़ा-छेड़ी की, तो आप क्या समझेंगे पाकिस्तान वहां पे कहां पे खड़ा होगा? पाकिस्तान के क्या हालात होंगे? पाकिस्तान इस वक्त जो नजर आ रहा है, आप ये देखें कि आज के दिन में ईरानी वजारत खारजा ने ओपन स्टेटमेंट ये कह दी है, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर जो MOU साइन हुआ था वो खत्म हो चुका है, अब उसकी हैसियत कोई नहीं है। और दूसरी जो अच्छा, MOU तो इस्लामाबाद में नहीं हुआ, वो तो स्विट्जरलैंड में हुआ। लेकिन नाम तो इस्लामाबाद का लेगा। ड्राफ्ट तैयार करते ये क्रेडिट लेते थे। नाम आप ले देना। अब हमने अब पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? पाकिस्तान की पोजीशन वर्स्ट टू वर्स्ट है। वो किस तरह से, वो मैं इसको बताता हूँ कि आप ये देखें कि रशिया ने ईरान के हक में करारदाद पेश की, पाकिस्तान ने उसकी हिमायत कर दी। कतर ने और अरब मुल्कों ने ईरान के खिलाफ, अरब मुल्कों ने स्पेशली और जिसमें दुबई वगैरह सारे शामिल थे, उन्होंने ईरान के खिलाफ कि ये जंग गलत करी, ये बमबारी कर रहे हैं, इसको नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने उनकी भी हिमायत की। फिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर, मेरा हाल कह रहे हैं पाकिस्तान ने अब्सटेन की है शायद। जी तो तीनों जगहों पे पाकिस्तान ने तीनों करारदादों की हिमायत की। जब इसके ऊपर आपके UNO के सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप ये इनकी भी हिमायत करें, उनकी भी हिमायत करें, उन्होंने कहा कि आप भी ठीक कह रहे हैं, गलत आप नहीं, आपकी पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पे सालस की नहीं है। मैं चॉइस अब मैं जाना चाह रहा हूँ राजा हिसाम कियानी साहब की तरफ। राजा साहब, आप तो मेरे प्रोग्रामों में कहते रहे हैं ये तो जंग खत्म हो गई जी, बस खत्म होने वाली है, ये क्या हो गया? यहाँ तो हालात ही बड़े अजीबोगरीब हो गए। और मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि मैं आपसे पूछूंगा इस हवाले से कुछ। राजा साहब हर जाना दायर कर। तो राजा साहब जरा बताएं कि आपके प्रोग्रामों के क्लिप आपको बताएं निकाल के, क्योंकि आप तो ये कहते थे बस ये खत्म जी हो गया, बड़ी क़यादत ने कामयाब किस्म की सालसी करा दी है। थैंक यू जी, थैंक यू एहसन साहब। देखिए आज भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ और उसके बाद ये चीज हुई भी और होती नजर भी आई और वो पैक्ट साइन भी हुआ। नहीं साइन नहीं हुआ, MOU हुआ। MOU साइन, देखिए वो MOU साइन भी हुआ और उसके बाद ये 17 जून की बात है और आज जो 13 तारीख को अब आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें नजर यही आ रहा है कि कुछ वायलेशंस हुई हैं। कुछ वायलेशन ट्रंप ने बड़ा वाजिया तौर पर कहा है कि हम इस MOU खत्म मेरी तरफ से। सर वो जो MOU मियां साहब ने अपने रिकॉर्ड पे साइन करके दिया था, बाद में उसको डिनाई भी कर दी, ये वो MOU। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो MOU साइन हुआ वो इस अंदाज में साइन हुआ, ट्वीट भी डिलीट कर दी फिर वो। अच्छा, वो जो साइन भी हुआ वो इस अंदाज में साइन हुआ कि ईरानी क़यादत वापस जा चुकी थी, ठीक है ना, और हमने भी इधर से कर दिया। और फिर सर वो रिमोटली साइन हुआ था। अब नदीम साहब की मैं कई बातों से थोड़ा सा मुत्तफिक भी हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि नदीम साहब के अपने व्यूज़ हैं उससे शायद मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, लेकिन आपका राइट है। लेकिन सर देखिए, एक पैक्ट साइन हुआ, एक MOU साइन हुआ और वो पूरी दुनिया के ने देखा, उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार देखा और इस चीज़ को पूरी दुनिया मानती है। कोई अगर चंद अफराद ना भी माने तो कोई मसला नहीं है, बट ये अगर आप देखें कि अमेरिकन की जो इंटेंशन थी फ्रॉम डे वन, वो बेसिकली ईरानियंस के जितने भी उनके गैस के रिजर्व्स हैं या पेट्रोल के रिजर्व्स हैं या ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है जहाँ से वो अर्न कर रहे हैं और जो उनका तरीक़ाकार है, तरीका वारदात है अमेरिकन का, जिस तरह उन्होंने बाकी जगहों पे भी इस तरह वारदात डाली, उनकी कोशिश यही थी। लेकिन जिस तरह ईरान ने रिटेलिएट किया, ईरान ने जिस तरह उनको जवाब दिया, तमाम
कंट्रीज के अंदर जहां जहां उनके अड्डे थे वो उड़ा के रख दिए। अब आप देखें ये सिर्फ 24 नॉटिकल माइल्स का एरिया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का है, उसमें 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया ईरान की तरफ है, 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया जो है वो ओमान की तरफ, और इंटरनेशनल लॉ के तहत जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया होता है वो उस कंट्री का एरिया लीगलाइज कहलाता है। अब इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो है ये कि जो मिडल में जो ईरान ने वहाँ पे अंडर द सी उसके अंदर जो माइंस बिछा दिए थे, उस वजह से जितनी भी डिस्टर्बेंस अभी तक पैदा हुई, अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकन ने थोड़ा सा उसके अंदर प्ले किया है और जानबूझ के एक वेसल को वहाँ पे, जिस तरह वो कतर का जो वेसल है जिसके ऊपर अटैक किया गया, और उसको एक जवाज बना के अटैक कर दिया है। सो अमेरिकन के मैंने लास्ट टाइम भी आप ही के प्रोग्राम में ये चीज़ बताई थी कि अपना ये तज्जिया दिया था कि वो अपनी तमाम चीज़ों को जिस तरह से उनकी वो चीज़ें ख़त्म हुई, वहाँ से डिस्टर्ब हुई, डिमोलिश की गई बाय द ईरानियंस, अब उन्होंने उसको दोबारा से चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद एक अटैक जनरेट किया सा, और बीच में दोबारा से एक हाइप आई थी। हाइप आने के बाद जब ये एक MOU साइन हुआ, अब उस बीच में जो खामनाई साहब का जनाजा था, एक डेफिनेटली वो उसके लिए टाइम दिया गया, और ये पूरी दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक की आपस में एक इसके ऊपर डिस्कशन थी कि यार ये चीज़ पहले बड़े एहसन तरीके से हो जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन का जो बेसिक इंटेंशन है, और जिस तरह इसराइल ने मार खाई, मैं नदीम साहब की इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि किस तरह से उन्होंने प्रेशराइज किया, और अब इस स्टेज के ऊपर लिंडसे ग्राहम की जो डेथ है, जो सेनेटर हैं, उनका जो बेसिकली जो वो बंदा था जिसने ये सारी चीज़ें करवाना शुरू की, और अब ट्रंप साहब भी ये फरमा रहे हैं कि जी मेरी लाइफ को भी थ्रेट है। सो अब ये किसको वो मैसेज दे रहे हैं? क्या ये मोसाद को दे रहे हैं मैसेज? क्या ये रशिया को मैसेज दिया जा रहा है? क्या ये ईरानियंस को मैसेज दिया जा रहा है? क्योंकि ईरानियंस के अंदर तो इतनी कैपेसिटी, ईरानियन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए कैपेसिटी तो नहीं है उनके अंदर, और कहा तो ये जा रहा है कि ये मोसाद की एक्टिविटी है, बट चीज़ों को फ्लेयर अप करने के लिए कोई एक ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे चीज़ें बढ़ाई जा सके। और ये जिस तरह नदीम साहब ने ये फरमाया कि बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ पहले भी अमेरिकन कर चुके हैं कि उनको एक मौका चाहिए होता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं। सो डेफिनेटली अभी एट द मोमेंट चीज़ें बहुत हाई जा चुकी हैं, कोई 90-140 किस्म के अटैक्स हो चुके हैं, ईरान ने भी अटैक्स किए हैं, उधर भी सायरन्स बज रहे हैं, तो चीज़ें अभी नॉर्मलाइज होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अभी भी आई एम होपफुल कि ये चीज़ें, क्योंकि अमेरिका, अच्छा सैफ साहब ये कह रहे हैं कि ये सारा का सारा मामला इसके पीछे पैसा है, कि भाई वो कौन जो है बक्स जो है वो ज़्यादा लेता है, तो क्या ये वाकई यही मसला है? सर देखिए ये इसराइल वाला पॉइंट भी है। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जी द मेन पर्पस इज द नेचुरल रिसोर्सेज, वो ही बोन ऑफ कंटेंशन है फ्रॉम द डे वन। उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और ये वो पॉइंट्स हैं जहां से किसी की भी वो कहते हैं ना बॉटल नेक, कहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है उस कंट्री को। तो बेसिकली व्हाट आई थिंक कि मेरा तज्जिया यही है कि पूरे इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए वो ईरान के अंदर आके बैठना चाहते थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत टैक्टिकली गिराया, उठा के फेंका। अब बलूचिस्तान के अंदर भी ये कुछ चंद लोग हैं जो बलूचिस्तान और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए पाकिस्तान को कोशिश कर रहे हैं, बट हमारी आर्मी इंशाल्लाह इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किए हुए है, और ये जितने भी ऑपरेशंस आर्मी करेगी इंशाल्लाह आप देखेंगे ये विद इन फ्यू डेज दे विल बी वैनिश्ड। अच्छा सैफ साहब, इसमें इसराइल का क्या ताल्लुक आपको लगता है सैफरमान साहब? देखिए इसराइल तो मेन, देखिए जी इसराइल तो आपने सिर्फ इसको कंटेन कर दिया है मईशत की हद तक, इकोनॉमी की हद तक, पैसों की हद तक। मेरा वैसे पहले ज़ाती ख्याल ये है कि जो हम ये सोच रहे हैं ना कि इसराइल और अमेरिका में एलियनेशन हो गई है, वो गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक उनका बिल आने वाला है जो अक्टूबर में पास होना है, तो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, तो वैसे हर साल आता है, उसमें एक सेक्शन 224 वो बाई पार्टीजन है, यानी डेमोक्रेट्स ने भी वो पेश किया और रिपब्लिकन ने भी, और अगर वो अप्रूव हो जाता है, जिसका इम्कान अभी नहीं कुछ बताया जा सकता, तो उसके तहत तो वो आपस में म्यूचुअल डिफेंस प्रोडक्शन शुरू करने लगे हैं। वो पता नहीं 1 इशारिया कितने ट्रिलियन डॉलर की है, जिसमें AI का भी है, साइबर वॉरफेयर भी है,
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, जदीद तैयारे भी हैं और जदीद मिसाइल सिस्टम, सारी चीज़ें। तो ये अभी तक उनका आपस में वो जो लव अफेयर है वो उसको अभी तक दरार पड़ी नहीं ठीक हो गया। बुनियादी तौर पे। ये अगर आप बात समझ लें तो इसराइल की सारी स्टोरी समझ आ जाती है। नहीं, इसराइल ने जो रिजेंटमेंट शो की थी एमओयू के साइन होने के फौरन बाद, इसका मतलब है आप तो वो खुश होगा ना, और उसने उस एमओयू को कामयाब नहीं होने दिया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि एमओयू में तो शायद अमेरिका भी सीरियस नहीं था। एमओयू में तो अमेरिका भी इतना पाकिस्तान को इसमें क्या हासिल हुआ अगर वो सीरियस ही नहीं थे? हाँ, पाकिस्तान को अभी तक हम कुछ उसके बारे में कोई ऐसी राय तो नहीं दे सकते कि हमने बहुत कुछ अचीव किया। पहले हमने कहा जी दुनिया भर में पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट। हाँ, लेकिन ये था कि पाकिस्तान एक थोड़ा प्रोमिनेंस में आ गया, स्पॉटलाइट में, प्रोमिनेंस के फौरन बाद जब हम देखते हैं स्पॉटलाइट में आ गया, जब दोनों तरफ से एक्सचेंज हो रहा है इस वक्त और लड़ाई बढ़ती हुई दोबारा से हाँ, नजर आ रही है। पाकिस्तान ने एक चीज जरूर गेन की कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ईरान के साथ माजी करीब तक अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान थोड़ा सा एक ट्रस्ट लेवल बेहतर हुआ है। नहीं, लेकिन इसमें ये मैं समझता हूँ गेन। लेकिन मुझे आप ये बताएं ना कि इस वक्त खलीज के ममालिक जो हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि कुवैत और जो मुत्तहिदा इमारात हैं ये भी इस जंग में शामिल हो चुके हैं और इनकी तरफ से भी अटैक्स किए जा रहे हैं वहां पर। तो अब वो खलीज के जो ममालिक का शामिल होना था पाकिस्तान, तो दोनों तरफ ही है ना, पाकिस्तान के रिलेशन है, तो वो जो दोनों तरफ अब ये प्रेशर आ रहा है, ईरान उधर कर रहा है और वो भी साथ अगर शामिल हो जाते हैं, फिर पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात है? पाकिस्तान के लिए यकीनन मुश्किलात है कि डिप्लोमेसी जो है वो महज सिर्फ गुफ्तगू की हद तक तो नहीं हो सकती। तो यू हैव टू आइदर टेक साइड्स, तो या फिर आप सीधे कन्फ्रंट करें किसी को, तो या फिर अमन की कोशिश करें। क्योंकि गल्फ के स्टेट्स आप ये समझ रहे हैं कि ईरान का ये कहना कि जी हम अमरीकी अड्डों पे हमलावर हो रहे हैं, वो कहते हैं हमारी एयर स्पेस वायलेट होती है और ये हम पर हमला तस्वर होगा। अब ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, दोनों तरफ से डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। नहीं, अगर वो ये कहते हैं कि हमारे साथ हो, तो जो उनके एयरपोर्ट से उठ के वहां पर अटैक्स होते हैं, हैं, वो कहते हैं नहीं हम पे अमेरिकन का है। वो ईरान ये कहता है कि ये जो अड्डे हैं ये गल्फ की टेरिटरी है ही नहीं, ये बल्कि अमेरिकन टेरिटरी बन जाती है। अमेरिका को इन्होंने अपनी वो टेरिटरी दे दी हुई है कि जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल इसलिए ईरान का मौकफ इस हद तक तो दुरुस्त है कि वो अमेरिका की टेरिटरी है जहां से ऑपरेट हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा नदीम चौधरी साहब, आज यमन के अंदर एक तो उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दी, फिर उनके एयरपोर्ट के ऊपर कुछ इतलात हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जिसकी वजह से जो होसी ख्याल किया जा रहा है कि सना का जो एयरपोर्ट है वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो वहां पर भी एक अलग सी सिचुएशन नजर आ रही है। एयर स्पेस जब आप बंद करते हैं तो इसका मतलब है कुछ अटैक्स हैं। सऊदी अरब और यमन के दरमियान वो जो सूरत हाल है ऐसे मौक़ों पर बड़ी नाजुक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। अच्छा, ये जो आप बात जब अब ये नया एक महाज खोल रहा है ना, सर जब जंग शुरू होती है ना, तो बहुत सी चीजें, बहुत से महाज एकदम खुल जाते हैं और अमूमन झूठ की बहुत ज्यादा फरावानी भी होती है। किसी जगह अगर सच भी हो तो ये समझने में मुश्किल होती है कि सच्ची बात क्या है और झूठी बात क्या है। और जब ये सूरत हाल होती है, इस सूरत हाल में बेनिफिट हमेशा सफारतकारी के जरिए उठाए जाते हैं। आप ये देख लें कि अगर माजी में हम जाते हैं कभी, अगर देखें तो जैसे 1962 में चाइना और भारत की जंग हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान को मौका मिला था, लेकिन पाकिस्तान ने वो मौका ज़ाया किया और कश्मीर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान ने कोई मूवमेंट ही नहीं की और हमने वो सुनहरा मौका। और जब पोजीशन ख़राब हुई अयूब खान साहब की सन 65 में, तो उन्होंने कश्मीर के अंदर काम शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो है ना फिर इंडिया ने अटैक कर दिया। तो उसके बाद अयूब खान साहब का ये ख्याल था कि इस जंग के बाद जो है ना उनको पब्लिक की हिमायत मिलेगी और फातिमा जिन्ना के खिलाफ वो जो है ना वो जो इलेक्शन की मूवमेंट वो ठप हो जाएगी, लेकिन वो गले पड़ गई और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई कि हमें हमारा एक हाथ, हमारा एक हिस्सा जो है ना वो अलग हो गया। जंगें और हालात, ये मैं वही पता है, ये इंटरनल जो मसले मसाइल हैं और सफारतकारी, ये बड़े नाजुक मौके होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल वैसी ही गलतियां कर रहा है मुसलसल, जो मैं समझता हूँ जो 71 में से पहले की थी। अभी भी बलूचिस्तान के अंदर आप जो हालात देखते हैं कि मैं नहीं समझता कि हमारी जो आधी से ज़्यादा फौज बलूचिस्तान के अंदर बैठी है और 200-400 बंदे जो है ना वो जाके किसी एक शहर को पूरी तरह कब्जा कर ले और वहाँ पे 40-50 लोगों को मार के और उनकी लाशों को फेंक के वो चले जाएं, इसके हवाले से। और दूसरा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि इस वक्त जो है सूरत हाल है, अकबर भुट्टी साहब के मर्डर से पहले मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन था। बल्कि औरिया जान मकबूल ने कहा कि उस वक्त मैं डीसी था और उन्होंने ये दावा किया कि 77 से लेकर 2004 तक एक भी किसी जुर्म की FIR बलूचिस्तान में दर्ज नहीं हुई थी, यानी कि इतना पुरसकून इलाका था। उसके बाद हालात ख़राब हुए
अब उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है इस वक्त बलूचिस्तान की, अख्तर मेंगल साहब, उनका इस्तीफा कबूल हो गया। ये कोई छोटी सी बात इसको ना समझे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अकबर बुगटी को जैसे वो फैक्टर था, अख्तर मेंगल साहब भी वैसे ही एक जानदार किस्म जानदार फैक्टर। अगर उनका इस्तीफा कबूल करके और उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें और उनकी बातें सुन लें, तो उसके बाद हुकूमत को बैठ के चाहिए कि इसके ऊपर अपनी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करें। और फॉरेन पॉलिसी के साथ जब आप इन चीज़ों को अटैच करते हैं तो आपको हालात को बहुत अच्छे नजर नहीं आते। अच्छा, हिसाम दूसरी साहब, बात जो आपने की ना यमन की और हाँ, हौसी की, वो वाली पाकिस्तान के सऊदीया के साथ जो मुआहदे हुए हैं, इसमें शमशाद साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, जो हमारे सेक्रेटरी खारजा है, कि उन्होंने अपने दौर में जब एक अचानक एक थाईलैंड का कोई था उनका विजिट, तो मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने उस विजिट को ख़त्म किया और सऊदीया जाके एक MOU साइन करने की कोशिश की। ये वही साइन है जो अभी जाके रिसेंटली उसको अपडेट किया गया जो सऊदीया के साथ किया। और उसी पुराने साइन की वजह से राहील शरीफ साहब जो हैं वो उनकी एंट्री हुई सऊदीया में, और वो उनकी इस्लामिक फ़ौज एक बहुत बड़ी बनी जिसके वो सिपह सलार अभी भी हैं, मेरे ख्याल में शायद अभी भी हैं, लेकिन अभी भी मंजर आम पे अभी नहीं, अभी उन्होंने तलवार भाई ने निकाली। अच्छा, इसमें मुझे बताएं थोड़ा सा, तो ठीक है वो पॉइंट, मुझे ये सिर्फ ये पॉइंट बताएं, इस हद तक मुझे लगता है हमें महदूद रहना चाहिए कि उस मुआहदे के तहत अब यमन और अगर सऊदी अरब की दोबारा लड़ाई शुरू होती है, उस दौर में भी एक कहा गया था कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं मैं यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान पाबंद है, पाबंद होगा दोबारा, पाकिस्तान पाबंद है, सऊदी जहां अटैक करेगा पाकिस्तान उनके साथ होंगे। ठीक हो गया। इब्राहिम अकार्ड में भी पाकिस्तान जो है वो इनका साथी है, इसराइल के, यानी इसराइल का इनडायरेक्ट इत्तेहादी है। ठीक हो गया। पाकिस्तान तो इब्राहिम अकार्ड से बाहर निकल ही नहीं सकता क्योंकि आपने साइन किए हुए हैं। ट्रंप ने अपनी पॉलिसी अपनी स्टेटमेंट में कह दिया। और दूसरा ये बात एक जेन में रखी, अभी साहब ने जो बात की थी मैं उसकी वजाहत कर दूं कि डिप्टी स्पीकर, ईरानी डिप्टी स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को कहा था कि ये अमेरिका की बी टीम है, आप अपनी पोजीशन को क्लियर रखें। जब तक आप अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं रखेंगे पाकिस्तान की पोजीशन वर्स्ट टू वर्स्ट होती जाएगी। ठीक हो गया। पाकिस्तान माली फायदे को नहीं उठा सका, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बुरे बवाल में फंस सकता है। ठीक हो गया, फंस चुका है। राजा साहब मुझे ये बताएं कि आगे आपको होता क्या नजर आ रहा है? सर देखिए कि अभी जो सिचुएशन है वो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकते, बट आई बिलीव कि चीज़ें जो सी हैं वो जो पूरी ये कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ डैमेज हो रहा है, जिस तरह ईरान ने पहले भी उनको डैमेज किया था, ये तमाम कंट्रीज़ ये तमाम कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से दोबारा से टेबल टॉक हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, जिस तरह दुबई जो है वो बहुत ज़्यादा उसको लॉस हुआ है, उसका नाम जो सेफ हेवन था वो तमाम बर्बाद हो गया। इसी तरह से बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं उनके अपने ऑयल रिजर्व्स हैं, वो अपने ऑयल रिजर्व्स को सेव कर रही हैं, तो उनको पता है कि कोई एक भी अटैक वहाँ पे छोटा सा भी हो गया तो उनकी तमाम चीज़ें जो सी हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। तो व्हाट आई बिलीव ये तमाम कंट्रीज़ जो सी हैं इन्होंने दोबारा से अमेरिकन को प्रेशराइज ज़रूर करना है, और ये चीज़ें जो सी हैं ये अनफॉर्चुनेटली अभी किसी एक वजह से जो ये फैली हैं, ये मे बी इसराइल की शरारत है, मे बी ईरान की थोड़ी सी गलती भी हो सकती है, बट टू माई माइंड चीज़ें जो सी हैं वो सेटल डाउन होनी है। ये डस्ट जो सी है ये थोड़ी सी अभी उठी है, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। सैफ साहब आपको लगता है कि ये सेटल डाउन हो जाएगी चीज़ें? अभी देखिए अमेरिका बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, सुपर पावर है, दुनिया की सोल, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है जो उसने यहाँ पे सिचुएशन कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं और एट होम भी उनके यहाँ बड़ी रिजेंटमेंट पाई जा रही है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो एस्केलेशन मजीद नहीं चाहेंगे, मासवाए कि ये जो क्लैंडस्टीन ऑपरेशन जैसे अभी हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं या कोई इस तरह का और क्लैंडस्टीन ऑपरेशन भी वो लॉन्च कर सकते हैं जिसकी CIA बड़ी महारत रखती है अपने टारगेट अचीव करने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल एक रियलाइजेशन है कि ये बात जितनी बढ़ाई जाएगी वो दैट विल बी ऑफ नो यूज। और ईरान के अंदर भी ये रियलाइजेशन है, भले वो बड़े जंगजू हैं, बड़े IRGC बहादुर हैं, सूरमा हैं, जो कुछ भी है, वो भी ये समझते हैं कि हम अपनी कौम को मजीद शहादतें हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। आफ्टर ऑल फायर पावर जो है वो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर है। अगर अमेरिका, मैं तो एक मिसाल आपके प्रोग्राम में दे चुका हूँ, मिसाल अगर हिरोशिमा और नागासाकी बना देता है तो क्या आपका क्या हाल है? दुनिया का कोई मुल्क जवाब देगा अमेरिका को? सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा, एक सवाल जो है ना बड़ा उठाया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान जो हलाकतों की तादाद है वो बहुत कम है,
कम है। अगर पाकिस्तान का वॉर ऑन टेरर देखें 9/11 के बाद, तो अब तक तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोग शहीद हो जी, चुके शहीद हो चुके हैं, हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद होते हैं, और जितनी बम्बारमेंट ये बताते हैं जी 190 अहदाफ या 100 अहदाफ, जी जी, तो वहाँ इतनी बड़ी बर्बाद, बल्कि ये जो आजकल में हुई है 300 स्ट्राइक्स की है अमेरिका 300 ने। स्ट्राइक्स में अगर कोई बंदे 5-10 का पता चलता है हलाक हो गए हैं, तो फिर उसकी क्या वजह है? नहीं, यकीनन एक तो प्रिसीजन स्ट्राइक्स है ना जी, एक तो प्रिसीजन स्ट्राइक्स है, दूसरा ये है जी मेरे ख्याल है ज्यादातर यही है कि वार्निंग शॉट्स ज्यादा हैं। मतलब ये भी नहीं है कि डायरेक्ट जाके कोई लीथल वेपन पूरा के पूरा हिट किया जाए, क्योंकि अभी वॉर उस स्टेज पे आई नहीं है। ये बात सही है कि वॉर तो वो जरूर है, लेकिन जो फुल स्केल वॉर होती है ये वो नहीं है। उसकी तो बहुत ज्यादा तबाही होती है, उसमें तो मिलियंस इधर भी मारे जाएंगे, मिलियंस उधर भी मारे जाएंगे। उसमें सिर्फ जज्बा ईमानी, जज्बा रूहानी से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि फायर जो आग है उसने तो हाथ चलाना है। ठीक है, आग और फायर पावर ने तो तबाही मचा ली। नदीम चौधरी साहब, इस वक्त आप इजराइल के किरदार को क्या देखते हैं और इंडिया के किरदार को? सर, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, और इसने इस सारी जंग में हमारे मीडिया के ऊपर एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिखाई गई कि इंडिया इसमें लूज़ कर गया। हालांकि इंडिया इसमें ना किसी जगह पे शामिल बराह रास्त हुआ है, बल्कि मैं समझता हूँ फाइनेंशियली उन्होंने बहुत ज़्यादा गेन किया। वो कैसे? वो इस तरह के उन्होंने इस सारे सीन के अंदर रशिया से सस्ता पेट्रोल भी लिया, और ईरान के साथ भी उन्होंने इसी तरह के मुआहदे किए। उन्होंने सऊदी अरब के अंदर जाके भी मुआहदे किए, और उन्होंने दुबई के अंदर भी मुआहदे करे, इंडोनेशिया से भी उन्होंने इंडोनेशिया से भी मुआहदे करे। यानी कि वो फाइनेंशियली और मुआशी तौर पर एक ताकतवर मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है, और उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर के, $100 ऑफ बिलियंस डॉलर के वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और पाकिस्तान के हालात और इजराइल की बात करें, और इजराइल की जहां तक बात है, इजराइल तो इस वक्त हम उसके इनडायरेक्ट इत्तेहादी हैं। हो सकता है इस चीज़ को ज़्यादा पसंद ना किया जाए, लेकिन जब तक आप इब्राहिम अकॉर्ड के एक पार्ट हैं, आप इजराइल को उसी नज़र से देखें। हम तो ईरान का साथ दे रहे हैं, तो बिल्कुल ईरान जो है वो देखें, पाकिस्तान शुरू से लेके अब तक जब भी आप देखेंगे पाकिस्तान एक जो है वो अस्करी लिहाज से या उसकी तस्वीराती जब भी तस्वीर कशी की गई है, हमेशा ये कहा गया है कि ईरान हमारा कभी भी बेहतरीन साथी नहीं हो। अगर कभी जंग हुई तो हमारी इंडिया के बाद अगर जंग कभी हुई तो ईरान के साथ होगी। ये हम दहाइयों से ये सुनते आ रहे हैं, और यही कुछ नज़र आ रहा है। ये तो ईरान की इस वक्त जो सूरत हाल है, उन्होंने जिस तरह से पांसा पलटा है, अगर ईरान ने टफ टाइम ना दिया होता तो हो सकता है पाकिस्तान की बेसिस जो है वो सरेआम इस्तेमाल कर रहे होते, जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ। हिसाम साहब थोड़ा सा आगे आऊंगा, ये इस वक्त मैं चाहता हूँ दूसरे मौजू पर भी हम बात कर लें, टाइम चूंकि थोड़ा है। तो ये जो ऑफलोड करने वाली बात है, डंकी पाकिस्तानी और 4 साल में 335 पाकिस्तानी समंदर की नजर 2026 में भी, और 36,000 लोगों को FIA जो है वो उतार चुकी है जहाज़ों से, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी थे, और उसके बड़ा शोर हुआ और लोग अदालतों में भी गए, लेकिन वो सिलसिला नहीं रुक रहा। इतने बंदे उतर भी गए, इतने मर भी गए, सिलसिला नहीं रुक रहा। सर देखिए कि कई केसेस मैंने भी इसमें फेस किए हैं। बीइंग द असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, मैं भी गवर्नमेंट की तरफ से पेश होता रहा हूँ, और उसके अंदर कई केसेस जो हैं, लोग अब वो चीज़ें जो सी हैं वो क्लैरिटी के साथ नहीं बताते हैं, छुपाते हैं, इंटेंशनली उसको कंसील करते हैं। और जब अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा आपने ये सुना होगा कि हमारे कई लोग यहाँ से जाते उम्रे करने के लिए हैं, और वहाँ पे जाके वो मांगना शुरू कर देते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ वेरी, वो तो और चीज़ हुई ना, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से जो जा रहे हैं, जारी बात है हालात हैं, अब जब वो डंकी लगाते हैं तो डेफिनेटली वो एयरपोर्टों से तो नहीं जाते ना, वहाँ जाके आगे समुद्रों में जा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे रूट्स और भी हैं ना। और सिंपली जो जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो डंकी तो नहीं लगाएगा ना जाके, लेकिन फिर भी उसको ऑफलोड कर दिया जाता है। पिछले दिन एक उम्रे का बंदा था जिसकी फैमिली जा चुकी थी, और मैं एक मोहसिन नकवी साहब का देख रहा था कि एक शख्स जो था उनसे शिकायत कर रहा था एयरपोर्ट के ऊपर कि मेरे नाना नानी जो है वो जा चुके हैं, हम उम्रे पे जा रहे हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ, उन दोनों को भेज दिया, मुझे रोक लिया गया। बाहर मुझे नहीं पता उस केस का क्या बना, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जस्टिफाइबल है इस तरह पाकिस्तानियों को उतार देना? देखिए चीज़ें जो हैं वो अगर कोई चेक एंड बैलेंस किया जाता है तो वो कोई ना कोई बेहतरी के लिए किया जाता है। 36,000 एक चेक एंड बैलेंस। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने खुद केसेस अपने खुद फेस किए हैं, मेरे सामने आए हैं, और उसके अंदर
हमारे वो भाई जिन्होंने या बहनें जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स या उसके अंदर आपने कोर्ट forged- की तरफ से ये केस लड़े हैं कि मैंने कोर्ट्स की तरफ से भी लड़े हैं, मेरे अपने पर्सनल क्लाइंट्स भी आए हैं और मैंने गवर्नमेंट की तरफ से भी अपीयरेंस दी हुई है। ठीक है। तो मैंने दोनों साइड्स को देखा हुआ है, तो मैं इसलिए आपको ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है कि कई लोग फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और जब वो फिर नादरा या इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में जाता है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली इमिग्रेशन वालों ने एक डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस किया था एफिडेविट के लिहाज से कि आपने अगर जाना है तो आप वो एफिडेविट वहां पे सबमिट करेंगे। अच्छा, मेरा तो एक सवाल है कि अगर किसी मुल्क की एम्बेसी ने वीजा दे दिया है तो जारी बात है उसकी एक अथॉरिटी है, उसने वीजा दे दी है। अब ये सारा का सारा जो अथॉरिटी है ये यहाँ हमारे लोग अपने हाथ में FIA वाले ले रहे हैं। 36,000 पाकिस्तानियों का मतलब है कि उसमें से वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सबके पास ही होंगे, सबके पास वीजे थे, एम्बेसियों ने उनको वीजे दिए, ये उतार देते हैं पकड़ के। देखिए, ये तो राइट उनका है ना, दे दिया वीजा, वो कहते हैं आ जाओ हमारे मुल्क में, हम रोक के उतार रहे हैं। देखिए उतारना, देखिए यहाँ के भी प्रोसेसेस को आपको पूरा करना है। ये नहीं है कि जी मेरा भाई अगर यूके बैठा हुआ है तो वो मुझे बुला रहा है, आई बिलीव कि वो सही तरीके से उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, बट यहाँ की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आई बिलीव कई लोगों को नहीं पता होता। नहीं, यहाँ तो उतारा जा रहा है ना, वो कहता है जी मैं जा रहा हूँ, मैं कारोबार करने जा रहा हूँ, कहते हैं भी तुम्हें हमें शक है, तुम नहीं करोगे कारोबार, तुम्हें तो शक के ऊपर नहीं सर, उसी के लिए मैंने आपको बताया कि वो एक एफिडेविट देते हैं कि आप ये एफिडेविट साइन करके दें कि आप विद इन सच पीरियड के लिए अगर जा रहे हैं, जिस परमिशन के लिए आप जा रहे हैं। अब वहां से लोग क्या करते हैं कि अगर कोई किसी कंट्री में गया है तो वहां से वो इलीगली डंकी लगा के कहीं और चला जाता है। सर वो किसी मुल्क में चला गया ना, अब जब इस उसको तरह वैलिड वीजा मिल गया, मेरा इस तो तरह के सवाल है, बेतहाशा केसेस है ना। ठीक हो गया। सैफुर रहमान साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर 36,000 पाकिस्तानी उतार दिए जाए, ये बहुत बड़ी तादाद है। बहुत बड़ी तादाद। मेरा ज़ाती ख्याल है कि क्योंकि वीज़ा की, आपको पता है वीज़ा की इशुएंस के पीछे कितना स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी होती है, कितनी डबल स्क्रूटनी होती है, डबल चेकिंग होती है, आपके पूरे फाइनेंशियल कंडीशन देखी अच्छा, जाती दुनिया में हैं। कहीं नहीं ऐसा फिर हो रहा अगर आप कहेंगे मैं लेवल कहीं पे, हाँ। मैं कहीं जॉब पे जा रहा हूँ तो आपके लिए जॉब लेटर पूछा जाता है, तो मेरा ख्याल है कुछ किसी हद तक दाल में काला है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इमिग्रेशन के जो अथॉरिटीज हैं वो जरूर से ज्यादा इंटरफेयर करती हैं। लेकिन ये है कि ताली दो हाथ से बचती है। यकीनन कुछ हमारे यहाँ जाने वाले लोग भी अगर डॉक्यूमेंट्स पूरा रखें तो कम से कम मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन जब मेरा तो सवाल है कि जब एक मुल्क ने आपको वीजा दे दिया है, नॉर्मली वीजा आराम से नहीं मिलता नॉर्मली, जब हाँ, तो जो वीजा लेके आ गया उसको भी नहीं चढ़ने देते। हाँ, उसको भी मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा इस बात को प्रोव करना चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप किसी को उतारते हैं तो वहां पर कम से कम आपको रीजन उसको बतानी चाहिए कि भाई इस वजह से हमने आपको उतारा है, कोई रीजन नहीं। दुनिया में ये तरीका नहीं है, दुनिया में ये तरीका कि अगर ऑफलोड हो भी तो आपको रीजन बताया जाता है ताकि पता चले सही बात, पता चले कि वो अगला अपना क्लेम कर सके, अपील कर सके टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज। अब यहाँ पर वो भी नहीं है, यहाँ वो भी नहीं है। अच्छा ठीक है, नदीम साहब आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? सर ये एक तो बड़ी सीधी सी बात है कि पिछले 4 सालों के अंदर तकरीबन 3 मिलियन 30 लाख से ज़्यादा नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, और पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी हुई है कि लोग मजबूर हैं अपने रोज़गार कमाने के लिए मुल्क से बाहर। मैं अभी 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था कि जनूबी अफ्रीका में एक आदमी जो है वो मजदूरी करते हुए मर गया। अब उसका पासपोर्ट, उसकी तस्वीर लोग सोशल मीडिया के उसके घर वालों को पता चले, उसका फैमिली बात, लोग अपने घर का पेट पालने के लिए, अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए। इसमें एक बात ये भी तो है ना चौधरी साहब के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि स्टेट इज रिस्पांसिबल प्रोवाइडिंग फूड और शेल्टर टू एवरी। हमारी जितनी एम्बेसीज हैं, मैं चूंकि बाहरी के मुल्कों में काफी ज्यादा, आईन ये कहता है हुकूमत वो तो जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है, अगर कोई कमाने के लिए फिर बाहर जाता तो उसको उतार के पकड़ के उसको वैसे भी मजीद। अच्छा, ये जो आप बात करें ना, इस हवाले से कुछ ऐसी गैर मुसद्दका इतलात है मेरे पास। उसमें यह है कि कुछ ह्यूमन स्मगलिंग करने वाले ग्रुप हैं और उनकी मोनोपोली है, और वो अपने मुखालफिन को और लोगों को तंग करने के लिए हमारी अपना एयरपोर्ट पे और इस किस्म के बहुत ज़्यादा, जिस तरह मेरे भाई ने अभी बताया कि वो जाके भीख मांगते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, आपका 1-1.5 लाख बंदा हज करने के लिए गया हुआ है, उसमें से 150 बंदों की अगर कोई पैसे गुम हो जाते हैं, बैग गुम हो जाते हैं, उनकी चीजें गुम हो जाती हैं जो ना, तो क्या करेगा वो? पैसे मांग के अपना सफर। मैंने कहा चलिए तो आम पाकिस्तानी, अब हमारे तो हुक्मरान है पूरी दुनिया में जाके वो कशकोल पकड़ के भीख मांगते हैं। वो तो इसको वो तो कहते हैं बैगर कांट बी चूजर्स। तो अच्छा वो खुद कहते भी हैं, ठीक है, तो वो तो पूरी दुनिया से मांगते हैं, तो यहाँ पर एक आम पाकिस्तानी ये बहुत बुरे हालात है। एम्बेसियां जो है वहाँ पे, एम्बेसियों में नालायक लोगों की, एक मखसूस अदारे के लोगों की वहाँ पे ग्रिप है।
पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करते। मैंने तो बाहर की दुनिया में हमेशा ये देखा, अम्बेसियों से लोगों को बिल्कुल किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिलती और वो बेयारो मददगार अपने दम पे जाके गुजरते हैं। बल्कि जो ओवरसीज है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए जो ज़र मुबादला करवाते हैं, इनकी तो रिस्पेक्ट इस तरह से होनी चाहिए कि आप इनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अम्बेसी में उनके साथ जो सलूक होता है वो सोच के लोग फिर वापस पाकिस्तान ही नहीं आते। तो ये हालात है। बल्कि इनके इस हवाले से यहाँ भी इदारे करते हैं उनके साथ, इस हवाले से जितना कस्टम हुआ सारे, इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है। बल्कि मुझे राहत इंदौरी साहब का और गलती से राहत इंदौरी साहब का एक शेर है सर, नजर है आपकी, वो कहते हैं झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है, घर के अंदर झूठों की मंडी है, घर के बाहर दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो पाकिस्तान के तो ये हालात है सर। अच्छा राजा साहब, मुझे बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक शहरी को खास तौर पर उसकी छत प्रोवाइड करने के हवाले से, फिर उसको रोटी फराहम करने के हवाले से, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ के लिए कौन सी गारंटीज देता है? देखिए पाकिस्तान तो स्टेट की जिम्मेदारी है जी, सारी तमाम जो है ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि वो गवर्नमेंट की वो प्रोवाइड नहीं करती। लोग खुदकुशियां करते हैं, लोग बेरोजगार हैं। 15-16 करोड़ नौजवान जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं, ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर, जो भी आपके फिगर्स आ रहे हैं, 70% से ज्यादा आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे चली गई है। ऐसे में अगर कोई वीजा लगा के बाहर जाता है तो उसको पकड़ के फिर उसके साथ सर मुझे लग रहा है एहसन भाई आपका कोई वीजा है जो लगवाना चाह रहे हैं? मैं वो लगवा देता हूँ, मैं आपका केस खुद लड़ता हूँ। मेरा तो वीजा एक्सपायर होने वाला है। मैंने तो आपसे पूछा मैं है, आपके लिए हाजिर हूँ, माय सर्विसेज आर फॉर फ्री। ये ऐसे ही है कि अच्छा, वो आज पीरा वालों को बुलाया था उन्होंने असेंबली के अंदर, उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा भाई मैं आप मेरा काम है जी, भाई को मरता है मरे, मेरा कोई मसला नहीं है, गरीब की रेडी उठती है किसी के शोल्डर में, मेरा तो काम है जी वो सूल जो बना दिए उसे करूं। मैंने तो आपसे कहा जो नीचे सूल है आप उस पर तो इम्प्लीमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो तो कुछ और बताता है। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि स्टेट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग शेल्टर। खास तौर पर उसका जो घर है, उसकी छत उसके लिए जिम्मेदार है, उसको ये करना है। स्टेट ने पिछले 70-75 सालों से ये कुछ भी नहीं किया। सर ग्लोबल इंडेक्स में हम नंबर 1 है इस वक्त लाकानूनियत में। ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान नंबर 1 और हमारे यहाँ पर बिल पास हो रहे हैं, यहाँ पंजाब असेंबली में भी आपने देखे, वहां पर भी के टिंटेड ग्लासेस होने चाहिए मेरी गाड़ी के, मुझे वो 8 मतलब पीटीआई सारे शामिल है, मेरी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। यानी जो 80,000 तनख्वाह थी पिछले 4-5 साल वाले तो कहते हैं 8-8 लाख दे रहे हैं चुकी है, वो उनकी सारे लिए है। वो कहते हैं ममनुआ बोर्ड के आम आदमी जो है वो अगर बाहर भी जाता है, कहीं से जगह नहीं मिलती, वो पैसे खर्चता है, सब कुछ करके करता है, तो मजे से उतार देता है। 4 गुना सैलरियां बढ़ी हैं। और आप जैसे वकील है सर 4 गुना सैलरियां बढ़ी हैं। अच्छा इन्हें पूछे केपी के असेंबली वाले तो जस्टिस ऑफ पीस बनना चाह रहे हैं। वो जो सर उन्होंने तो अजीब ही लॉ पास कर, उन्होंने कहा हमें जज भी बना देंगे। वो तो और ही लेवल पे गए हैं सर। लेकिन आई टोटली एग्री विद सर एहसन, ये चीजें जो सी हैं गवर्नमेंट का एक पार्ट एंड पार्सल है। और मेरा अपना जाती व्यू है कि तमाम जितने भी क्लासेस की जिनकी बहुत हाई सैलरीज हैं उनको तमाम को इक्वालिटी देनी चाहिए। सबसे पहले तो जजेस पकड़े जाएंगे सर सबका सर देखिए 30-40 लाख की सर मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड के 17 स्केल का पूरा पाकिस्तान में एक सैलरी होनी चाहिए, 18वें की एक होनी चाहिए। यहाँ पे अगर कोई नैब में है तो उसका कोई रेट्स ऑफ सैलरी कुछ और है, कोई अगर टीचर है तो उसकी सैलरी और है। सो व्हाट आई बिलीव पाकिस्तान के अंदर ये जो अच्छा आपने कहा कि आपने बहुत सारे केसेस हैं, मुझे बताएं बतौर वकील आपको नहीं समझ आती कि जब किसी को उतारा जाए तो ये उसका राइट है, बुनियादी राइट है कि उसको बताया जाए लिख कर कि आपके ये शकूक है, ये तो बेसिक राइट है सर। ये तो विदाउट आप किसी को जस्ट तो नहीं होता ना, वैसे ही पकड़ के उतार देते हैं बेचारा। कंडेम्ड अनहर्ड तो नहीं हो सकता सर, कंडेम्ड अनहर्ड तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और विदाउट, और इसका एक मैकेनिज्म मेरा ख्याल है कि नकवी साहब ने कोई मैकेनिज्म वो इतना बनाया कि जी आप अफसर को पहले पेश हो जाएं, वो अपनी तसल्ली कर ले, फिर आप जाएं। नहीं सर, इस तरह नहीं होना चाहिए। आजकल मोबाइल की सर्विसेज सबके पास हैं, आप अगर ईमेल नहीं कर सकते हैं आप उनको मैसेज करें कि जी दिस इज द रीजन कि आपको ऑफलोड किया जा रहा है। हर एक के पास इसकी एक्सेस है, उसके अपने थंब इंप्रेशन के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब उस दिन गए थे एयरपोर्ट पर, तो इतने लोगों को उतारा गया था कि इतनी शिकायतें थी उनके पास, बहुत शिकायतें हैं। वो कितनी वो मौके पे, तो फिर वहां पर कौन जाएगा जिसके साथ ही सारा कुछ, कितने लोग अप्रोच कर लेंगे? नहीं सर, ये कह रहे हैं कि 76,000 लोग
और पैसे का भी ज्यादा देखें जी, सर, गरीब ये आदमी चीजें पैसे का पैसे ज्यादा बनाने के लिए देखें। इकट्ठे करके टिकट लेता है। जिन लोगों ने अपनी टिकट्स बुक कराई हुई हैं, जिन्होंने वहां पे आके, और फिर बीच में लेओवर्स कितने होते हैं कि कितनों को शायद जिन्होंने वापस जाना है, जिनकी जॉब्स हैं वापस, उनके लिए कितनी डिस्टर्बेंस है। सो आई टोटली एग्री विद सर, यहाँ पे चीजें जो सी हैं वो प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ होनी चाहिए और इनको इस तरह कंडेम्ड अनहर्ड नहीं होना। मुझे लगता है राय के लिए ना मैंने नहीं, आज वैसे मेरा ख्याल है- गवर्नमेंट के वकील को बुला लिया है। नहीं, वैसे मेरा ख्याल है खैर, आगे बढ़ते हैं। मेरा जाती ख्याल है कि नून लीग वालों को चाहिए कि हाँ। मोहसिन नकवी साहब को रिक्वेस्ट करें कि वो पहले तो नून लीग ज्वाइन करें ना, हाँ, ताकि एक पेज पे आए। हाँ, एक अभी पेज तो उनकी कोई जमात ही नहीं है। हाँ। वैसे उनकी जमात है, लेकिन वो पर्दे के पीछे है। हाँ, भाई वो उनको चाहिए कि पर्दा अब गिरा के पाकिस्तान की सबसे मुस्तहकम जमात है। हाँ, कुछ लोग तो कह रहे उनको चाहिए हैं पर्दे से बाहर आना चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो। जी सैफुर रहमान साहब। नहीं, वो मैंने जिस जमात का कह रहे हैं वो सबसे मुस्तहकम जमात है। बहरहाल इस बहस में तो ना पड़े, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि हाई हैंडेडनेस है, इस बात को माने। एक दरमियाने दर्जे का बच्चा या सर, नौजवान या बूढ़ा भी सही, जो पैसे इकट्ठे करके टिकट लेता है 3-3, 4-4 लाख रुपए की, और वहां वाकई ये बात भी कही गई कि जॉब भी है उसका कोई, सर या जॉब लेने जा रहा है। सर अनफॉर्चुनेटली उसको- हमारा जो लॉ है वो लॉर्ड मैकॉले साहब ने लिखा था। हाँ, तो कॉम्पेंसेशन वो आज तक वही law है। ऐसा साहब इसमें एक क्लियर कर दूं, जी कुछ हमारे मुल्क के अंदर ऐसे इकदाम होते हैं, बज़ाहिर वो आपको कुछ और नजर आते हैं, बिहाइंड द सीन कुछ और होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी, पंजाब के अंदर इन्होंने ग्रीन सर्टिफिकेट मुतारफ कराया। अब ग्रीन सर्टिफिकेट जो है वो सारी इंतजामिया आपकी एक हाउसिंग स्कीम को फेवर कर रही है। वहां पे हर प्लॉट के ऊपर ग्रीन सर्टिफिकेट आपको आधे घंटे में मिल जाता है, बाकी कहीं नहीं बाकी मिलेगा। पूरे लाहौर में आपको ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अब ग्रीन सर्टिफिकेट उन्होंने क्या किया है, एक मरले की 10-10, 15-15 लाख रुपया उन 2 हाउसिंग स्कीमों ने प्लॉट की कीमत बढ़ा दी है। वो तो अरबों खरबों का फायदा उन्होंने उठा लिया। हाँ। तो लेकिन वो तो ग्रीन हो गए ना। वो तो ग्रीन हो गए, ग्रीन लेकिन हो बाकी गए। पूरा पंजाब जो है ना अभी वो वो ग्रीन प्राइस- हो गए। लेकिन सर वो आप भी- ये वो भी बैठा हुआ सर है। आप ये भी माने अच्छा, कि- ये सर ऐसे ये भी क्या- माने सर कि पटवारियों से कि चुंगल से ये चीज निकाली सर, गई है, पटवारी- इसको पहले- कंप्यूटराइज किया गया है देखिए, और ये इतना मेरे- एक बड़ा एक माफिया था जिससे ये मियां साहब ने ये चीज, उनका विजन था इसको, अगर ये उनके अभी मेरे एक भी बड़े अच्छे प्रॉपर्टी अभी डीलर भी दोस्त सर- हैं, वो बता रहे हैं कि पहले 3 जगहों पे पैसे देने पड़ते थे, अब 5 जगहों पे सर देने अगर पड़ते हैं। अच्छा, ये- जो रेट पहले 1 सैफुर रुपया था, रहमान साहब- अब सर ये 5 रुपया जी, जी। आप कह सकते हैं सर, बट अच्छा, इसमें आता हूँ क्योंकि लास्ट है। सैफुर रहमान साहब, मुझे मुख्तसर ये बता दीजिएगा, 300 से ऊपर लोग अगर डंकी लगाते हुए मर गए हैं तो इसका मतलब है अगर वो बाहर गए हैं, उन्होंने मौत को का चांस ले लिया कि मर जाएंगे तो चलो कोई नहीं, किसी तरीके से पहुंच जाए, इसका मतलब है पीछे मुल्क के हालात उसी तरह नहीं, बिल्कुल, ये मेरे इस तरह भाई किया ने, जाए। अभी नदीम साहब ने बिल्कुल ये बात की है। लोग कहते हैं कि कम वोट में हाँ। जो भी मेरे साथ हो जाए, हाँ। मैंने पहुंचना है बाहर, मुझे यहाँ रोजगार नहीं मुयसर, मैं कोई अपने माँ बाप के पीछे लिए, मकसद तो अपने रोजगार है ना, बीवी, मुल्क में बुनियादी रहता है, इशू, क्यों जाए? हाँ। बुनियादी इशू ये है कि अगर यहाँ आप उनको रोजगार दें, अगर यहाँ आप उनको बाइज्जत रोजगार दें, तो कौन बेवकूफ है जो अपना वतन, अपना घर बार वतन छोड़ के छोड़े। जी नदीम चौधरी साहब, मुख्तसर सा जरा इस पर बता दें कि सर, मुल्क की हालात पाकिस्तान का के- क्या इंडिकेट करते हैं ये? सर, पाकिस्तान के हालात बहुत मुआशी तौर पर तो इतने बुरे हैं, और यहाँ पे झूठ बोला जाता है कि पिछले हमारे बजट जो हैं वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पिछले 3 बजट खसारे के हैं, और अगला साल जो आपको आ रहा है, आपको 10,000 अरब रुपया आपका खसारे का बजट होगा, और आपको 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। अभी तो लोग खुदकशियां कर रहे हैं, जब अगले साल आपने उनके कपड़े उतारे तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की आवाम की क्या हालत होगी। सफारती महाज और आपने हरबस तो बंद हो गई, उसको एक साइड पे रखें, आपका पूरा पाकिस्तान जो है वो उन ठीक लोगों है, के हिसाम चूल्हे साहब- बंद हो चुके हैं सर, हिसाम साहब, आप क्या कहते बहुत हैं? बुरे हालात। सर आई बिलीव कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो सी है ना, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी, और ये जितनी भी वॉर की वजह से या चीज़ों की वजह से डिस्टर्बेंस आई हुई है, ये इतनी बड़ी डिस्टर्बेंसेस नहीं है, ये चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं, और लीडरशिप हमारी जो सी है बहुत सेन है, और ठीक हो गया डिप्लोमेटिकली बहुत जी, अच्छे बहुत फैसले लिए जा शुक्रिया रहे हैं। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन, बात यहाँ ये है कि कहा जाता है कि जिन माशरों में इंसाफ हो जाए वो तबाह हो जाते हैं। अब ये जो इंसाफ होता है सिर्फ थानों और अदालतों तक महदूद नहीं, बल्कि हर यानी पूरा अगर आप करें एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ जो है, यानी ज़िंदगी का हर शोबा, ख़ास तौर पर इकनॉमिकली अगर आप किसी का इस्तेहसाल करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हमारे हुक्मरानों ने, हमारे निज़ाम ने अवाम का इतना इस्तेहसाल किया है कि आज पूरे मुल्क के हालात जो हैं वो बता रहे हैं, और वो विशियस सर्कल चल पड़ा है। आज बलूचिस्तान के अंदर अगर पूरे ग्रुप आकर पूरे शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, अगर वहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, अगर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ गई है, और अगर लोग कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, और अगर हम देखते हैं कि दहशतगर्दी जो सिंध तक पहुँच गई और पंजाब में लोग जो हैं पीरा जैसे
जो अदारे हैं उनके जुल्म सितम को सह रहे हैं, और एयरपोर्टों से जो लोग हैं उनको उतारा जा रहा है। 76,000 पाकिस्तानी उतार दिए गए हैं जिनके पास वैलिड वीज़े भी थे। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं खराबी है, वो छोटी खराबी नहीं, वो विशियस सर्कल चल पड़ा है। इससे पहले कि मुल्क किसी और तरफ चला जाए, हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।